जी, यहां से हम इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ये एक ग्रुप एक्सरसाइज थी, ठीक है। तो इसके अंदर उसने क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि एन एम्प्लॉई हैज बीन इंजर्ड एट वर्क, ठीक है। एक काम के ऊपर एम्प्लॉय जो है उसको चोट लग गई है, इंजरी आ गई है। अब हमने उस हादसे से जो क्रिएट हो रही है डायरेक्ट कॉस्ट वो, और इनडायरेक्ट कॉस्ट, इन दोनों को हमने बताना है कि कौन कौन सी डायरेक्ट कॉस्ट होगी और कौन सी इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी, ठीक है। पहले मैं इनडायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपको याद आ जाए। डायरेक्ट कॉस्ट वो होती थी जो हादसे के फौरी बाद जो है वो पे करनी पड़ती थी, क्वांटिफाइबल थी, मेजरेबल थी, ठीक है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती थी वो नॉट इजी टू क्वांटिफाई है, और जरूरी नहीं है कि वो इन टर्म ऑफ मनी ही हो, बल्कि वो और भी सूरत के अंदर जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फेस करनी पड़ सकती है, और इसके कंसिक्वेंसेस जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके सामने आते हैं, यानी लॉन्ग रन में इसके कंसिक्वेंसेस जो है वो नजर आ रहे होते हैं। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आप मुझे बताएं कि उस हादसे के बाद डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होगी। मेडिकल एक्सपेंस है, सिक पे है, मटेरियल डैमेज हुआ है उसकी रिपेयर की कॉस्ट आएगी। ये खोली है इनडायरेक्ट कॉस्ट मैंने। रिडक्शन ऑफ स्टाफ, मोरल आ गया, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। जनरल डिफिकल्टीज इन रिक्रूटिंग एंड रिटेनिंग स्टाफ एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट। यानी आपने ना जब भी इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करनी है तो आपने इस तरह के जो है वो फैक्टर्स को हाईलाइट करना है। उसमें पैसों की बात नहीं होगी, लीगल फाइन्स जो हो रहे हैं, या कोई जुर्माना जो है उसको हो रहा है, या नया बंदा जो है उसको हायर करने की कॉस्ट आ रही है, ये सब तो क्वांटिफाइबल है, इनको आप मैयर तो कर सकते हो, ठीक है। आप इसको कंफ्यूज कर रहे हो इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड के साथ, ठीक है। वो उसके साथ नहीं कंफ्यूज करना। सिंपल सी डेफिनेशन है डायरेक्ट कॉस्ट की कि जिस पैसे को आप मैयर कर सकते हो और हादसे के फौरी बाद वो आपने पे करने पड़ते हैं आपको, वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, जिनको आप मैयर नहीं कर सकते और जो फौरी तौर पे सामने नहीं आती चीजें, बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके सामने आ रही होती हैं। और जरूरी नहीं है कि वो इन टर्म ऑफ पैसे ही हो, ठीक है। वो अब उसने पहली बात क्या कर दी कि रिडक्शन ऑफ स्टाफ मोराल, यानी इनडायरेक्टली वो मनी की सूरत में जो है वो कंसीक्वेंस, अल्टीमेट कंसीक्वेंस वही होगा कि प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, ठीक है। उसके अलावा उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, लेकिन बजाहिर जो है वो इस सूरत में नहीं होगा। इसी तरह से नया बंदा हायर करने में आपको मुश्किल होगी। क्यों मुश्किल होगी? क्योंकि कोई बंदा विलिंग नहीं होगा उस जॉब पे काम करने के लिए, या उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसी सेम डेजिग्नेशन पे काम करने के लिए विलिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो डरा हुआ होगा, उसको पता होगा यार इसी जॉब पे तो पहले एक बंदे के साथ हादसा हुआ है, ठीक है। तो नए बंदे जल्दी उस जॉब को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर कस्टमर की जो गुडविल है, कस्टमर की जो आपको एक फेवर हासिल है, वो आप लॉस कर दोगे। नया कस्टमर जो होगा वो नहीं आएगा, ठीक है। पुराना कस्टमर दोबारा नहीं आएगा। तो ये भी एक किस्म का आपको लॉन्ग रन में क्या होगा, नुकसान का सबब बनेगा ना आपके लिए। तो ये सारी की सारी क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट में। फिर पब्लिक इमेज आपकी खराब हो रही है, आपके बिजनेस की रेपुटेशन खराब हो रही है, ठीक है। उसके अलावा आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन खराब हो रहा है, हो सकता है आपके खिलाफ स्ट्राइक्स हो। अब वो जो स्ट्राइक्स हो रही हैं आपको नहीं पता वो कितने लंबे अरसे तक चले और उनके क्या कंसिक्वेंसेस निकले, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आती होती हैं। और डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर क्या आती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का सिंपल सा कंसेप्ट है कि क्वांटिफाइबल जो चीज होगी वो डायरेक्ट में आ जाएगी, ठीक है। और फौरी बात जो आपको पे करनी पड़ी है, अब इन्वेस्टिगेशन हादसे के फौरी बात स्टार्ट की जाती है, ठीक है। अब उसको स्टार्ट करने पे जितना आपका एक्सपेंस आएगा, जारी सी बात है वो आपने अपनी जेब से तो नहीं देना, वो कंपनी ने देना है। और कंपनी जो है वो किसी को ऐसे तो नहीं पैसे उठा के देती है, बाकायदा उसका बिल बनता है, उसके ऊपर सिग्नेचर होते हैं, फिर जाके वो एचआर डिपार्टमेंट या जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। मींस दैट कि आपके वो रिकॉर्ड के अंदर चीजें आ जाती हैं, आप उसको मैयर कर सकते हो, ठीक होगी बात। हाँ, ये सीन है कि अब जुर्माना जो होता है, अगर फॉर एग्जांपल अदालत की तरफ से, ठीक है, कंपनी वो भी करे, ठीक है, वो किसमें है? उसकी कॉस्ट, उसकी कॉस्ट भी डायरेक्ट में ही आएगी। नहीं, इंप्रूवमेंट किस सेंस में? हायरिंग भी। हाँ, हायरिंग की तो भाई नया बंदा हायर किया, उसकी तनख्वाह का पता है ना, उसकी ट्रेनिंग का बजट जो है वो इंश्योर्ड नहीं होगी वो कास्ट, लेकिन डायरेक्ट में होगी। वो आपको आपको क्वांटिफाइबल है, इंश्योर्ड नहीं होगी। क्योंकि आपको नहीं पता कि नया बंदा जो है, पिछला बंदा 50,000 तनख्वाह पे काम कर रहा है, नया बंदा जो है वो 70,000 मांग ले आपसे। वो इंश्योर्ड अनइंश्योर्ड होगी, लेकिन डायरेक्ट कॉस्ट होगी। तो इसी तरह से जुर्माना जो है, लीगल फाइन होते हैं आपको, डायरेक्ट कॉस्ट होगी पर अनइंश्योर्ड होगी। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों को ये नहीं पता 50,000 का जुर्माना होने वाला है या 50 लाख का जुर्माना होने वाला है, तो वो अनइंश्योर्ड होगा, लेकिन कॉस्ट डायरेक्ट ही होगी। सिंपल सी लॉजिक डिफाइन कर दी है कि जिस चीज को मैयर कर सकते हो फौरी तौर पे, जो आपको पता है यार इतने पैसे लगने ही लगने हैं, ठीक है, वो क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट है। और जिनको आप मैयर नहीं कर सकते, ठीक है, और वो आपकी क्या आ गई, इनडायरेक्ट कॉस्ट आ गई।
मैयर जो है वो इस सेंस में नहीं कर सकते कि आपको आइडिया नहीं है कितने पैसे उस पर लगेंगे। ठीक होगी बात? अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इवन दो देखो, इवन दो उसने यहां पे ये भी बात हाईलाइट कर दी है कि लॉस्ट प्रोडक्ट वाइल लॉस्ट प्रोडक्शन टाइम वाइल डीलिंग विद द इंजरी, ये भी डायरेक्ट कॉस्ट में, यानी टाइम जो है उसको भी डायरेक्ट कॉस्ट में शामिल कर दिया। क्यों? टाइम मैयर किया हुआ था, इतने टाइम में इतनी प्रोडक्शन देनी है, उसका इतना प्रॉफिट होगा। हादसा हुआ, हादसे की वजह से काम डिले हुआ, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, वो डिले की वजह से जो भी आपका मसला हुआ है, मामला हुए, आप उसको फौरन मैयर कर सकते हो कि इस शिफ्ट में इतना परसेंट हमारी प्रोडक्शन होनी चाहिए थी और नहीं हुई, उसको आप मैयर कर सकते हो। डायरेक्ट कॉस्ट है ना, उसी हादसे के नतीजे में ही आपको नुकसान हो रहा है ना। ठीक है, तो ये थी। अब हम वापस आते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। ये इसका आंसर इसने यहाँ पे ऐड किया हुआ, आई थिंक सो। ये क्वेश्चन था, ये देखिए, ये उसका आंसर उसने लिख दिया। डायरेक्ट कॉस्ट की एग्जांपल उसने क्या दिया? फाइन इन क्रिमिनल कोर्ट है, कंपनसेशन पे आउट्स, आपको जो हर्जाना देना पड़ रहा है उस विक्टिम को, ठीक है, विच इज लाइकली टू बी मेट बाय इंश्योरेंस कवर एंड विल देयरफॉर रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन इंश्योरेंस प्रीमियम। अब यहां पे एक चीज देखिएगा, कहता है कि ठीक है जो हर्जाना पे करना है वो इंश्योरेंस कंपनी ने पे करना है, लेकिन क्या है कि जब वो हर्जाना देगी तो आपका ईयरली प्रीमियम भी तो इंक्रीज होगा ना, तो मैयर भी तो है, डायरेक्ट कॉस्ट में आ गया। फिर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है, वर्कर की सिक पे है, रिपेयर रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज इक्विपमेंट है, लॉस ऑफ डैमेज प्रोडक्ट, हादसे के दौरान आपकी जो प्रोडक्ट डैमेज होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बंदा एक एसएस की जो है स्टेनलेस स्टील की शीट के ऊपर कटिंग कर रहा था, ग्राइंडिंग कर रहा था, हादसा हुआ, वो शीट पूरी की पूरी कट गई, नहीं कटनी चाहिए थी, तो वो डैमेज हो गया, वो पीस आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट भी तो आपको बेयर करनी पड़ेगी। फिर आपका जो टाइम वेस्ट हुआ है, फिर उस ऑर्डर को टाइम पे डिलीवर करने के लिए आपको एक्स्ट्रा जो है ओवर टाइम लगाना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट आपको, फिर कॉस्ट एसोसिएटेड विद द रिहैबिलिटेशन ऑफ द इंजर्ड वर्कर एंड देयर रिटर्न टू वर्क। अब जितने अर्से तक वो काम पे नहीं आ रहा है, उसकी रिहैबिलिटेशन के लिए जितना टाइम पीरियड वो हॉस्पिटल में है, वो सारी कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी। इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर ये देखो उसने काफी सही बता दी है। पहले वो कहता है लॉस ऑफ स्टाफ फ्रॉम प्रोडक्टिव ड्यूटीज इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट, प्रिपेयर रिपोर्ट्स, अंडरटेक हॉस्पिटल विजिट, डील विद रिलेटिव्स, अटेंड कोर्ट प्रोसीडिंग्स। समझ आ गई बात की? क्या मतलब हुआ इसका? क्या क्या? यानी आपका स्टाफ बजाय मेन एक्टिविटी करने के वो इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएगा ना, उसको रिपोर्ट बनानी पड़ेगी हॉस्पिटल में, जारी सी बात है जाना पड़ेगा, ठीक है। और जिस बंदे के साथ हादसा हुआ उसके खानदान वालों के साथ, फॉर एग्जांपल टीचर स्कूल की मिसाल ले लो आप, रिजल्ट आता है, स्कूल में मीटिंग होती है, एनुअल मीटिंग होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अब बच्चे का अगर रिजल्ट ठीक नहीं आया तो उसके पेरेंट्स आ गए, ठीक है। अब वो टीचर को क्लास से कह रहे हैं जी बुलवाएं, इसका मैथ का टीचर था उसको बुलवा दो। अब वो बंदा क्लास करवा रहा है, उसको बुला रहा है, वो पेरेंट्स को डील कर रही है, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है सारे का सारा, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हमें इसके पास पेपर चेक करवाएं, सारी टेस्ट रिपोर्ट्स हमें दिखाएं, पूरा पूरा डॉक्यूमेंट्स हमें हमारे ला के दिखाएं, जारी सी बात है, हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हम बच्चों को फीस देते हैं, तो ये सारी की सारी जो प्रोडक्टिव टाइम जो पढ़ाने में जाना था, उसमें सिलेबस कवर करवाना था, वो सारा का सारा टाइम जो है वो उसके साथ डील करने में उसका गुजर गया। फिर स्टाफ का मोरल डाउन हो रहा है। मोरल के बारे में मैंने बार-बार आपको बताया, मोरल क्या होता है किसी भी पर्सन का, उसकी प्रोडक्टिविटी है, क्वालिटी ऑफ वर्क है उसका, उसकी एफिशिएंसी है, उसका कॉन्फिडेंस है। मोरल हाई होगा, बंदा 100% पोटेंशियल के साथ काम करेगा, फुल प्रोडक्टिविटी शो करवाएगा, कॉन्फिडेंट होकर काम करेगा, ठीक है। अगर उसका मोरल लो होगा तो वो कहेगा बस मैं टाइम पास करूं, अपना टाइम पूरा करूं और घर जाऊं, ठीक है। काम होता है पूरा होता नहीं होता, टारगेट पूरा होता नहीं होता, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है। तो ये वो उसकी निशानी है कि वर्कर का स्टाफ क्या है, मोरल कम है, उसका स्टाफ का जो मोरल है वो डाउन है। नेक्स्ट वो कहता है रिमीडियल एक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन, चेंज ऑफ प्रोसेस और मटेरियल और इंट्रोडक्शन ऑफ फर्दर कंट्रोल मेजर्स। अब फर्दर कंट्रोल मेजर्स जो है वो लगाने के लिए आपको पैसे लगाने पड़े, ठीक है। उसके बाद कंप्लायंस विद एनी एनफोर्समेंट नोटिस। अब कोई एनफोर्समेंट नोटिस आ गया आपके खिलाफ, उन्होंने कहा जी इतने अरसे तक आप, यानी रिमीडियल एक्शन इन्वेस्टिगेशन, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। कॉस्ट तो मैयर हो सकती है लेकिन टाइम आपको नहीं पता कितने टाइम के लिए जो है आपको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आप एक कंट्रोल मेजर, एक हादसा हो गया, क्रेन जो है ना वो आपकी अनबैलेंस होगी, जैसे उसने लोड उठाया, ठीक है, उसका जो आउट रिगर था वो जमीन के अंदर धंस गया, ठीक है, ग्राउंड प्रॉपर नहीं था। अब मुझे बताओ उसके ऊपर अब उन्होंने एक नया उस पे कंट्रोल मेजर इंप्लीमेंट किया क्या, कि अब नेक्स्ट टाइम जब क्रेन लगाओगे ना तो उसके लिए आपने ग्राउंड बेरिंग प्रेशर सर्टिफिकेट लाजमी लेना है क्रेन वालों ने। अब उस सर्टिफिकेट के ऊपर लेने में मुझे बताओ पैसे क्या लग रहे हैं? पैसे तो नहीं लग रहे उमर भाई ना। यहाँ पे मैं ऐड करूँ। उमर भाई, जी जी। अगर प्रीवियस जो हम लोगों ने सिनेरियो डिस्कस किया है, जी जी। उसमें लास्ट में जिसमें उसने जितने भी सेफ्टी मेजर जितने भी उसने अपना यूज किए हैं सेफ्टी हम्म। प्रिकॉशन, वो भाई को समझा देना कि आप वो प्रीवियस जो आप सिनेरियो है उस सिनेरियो के रिलेट करो ना आप, तो आपको हम्म। समझ आ जाएगी कि वो इनडायरेक्ट कास्ट में आ रहा था कि उसने जब प्रॉपर ट्रेनिंग दिलाई है बच्चों को, वर्कर्स को, फिर उसके साथ प्रॉपर चेकिंग वाला बंदा रखा है, क्योंकि वो तो अब वो इनडायरेक्ट में आ गया है ना, वो डायरेक्ट तो नहीं है ना, क्योंकि वो तो हम्म। हादसे के बाद जो सामने आ रहे थे उसको वो प्रिपेयर कर रहा था, इंश्योर कर रहा था कि नेक्स्ट जो है ऐसा कोई हैजर्ड वो क्रिएट ना हो। जी जी, बिल्कुल इसी तरह ही है। मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ। देखो इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपको अगर आपके कोई पैसे लग रहे हैं, नहीं, टीम को हायर किया ना इन्वेस्टिगेशन, आपके पास अपनी टीम नहीं है, आप कहते हो जी हमें बाहर से इन्वेस्टिगेशन टीम हायर करनी पड़ी जो आए और आके हमारी वर्क प्लेस के ऊपर इन्वेस्टिगेट करके हमें जो है ना बताए कि हमारी क्या गलती थी, किस वजह से आता हूँ, वो चीज तो डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाएगी उस टीम को हायर करने का। अब वो कहते हैं जी ये कंट्रोल आप, अब उसने आइडेंटिफाई कर लिया, उसने कहा जी ये वजह थी, इसकी वजह से हादसा पेश आया, ठीक होगी बात। अब उस वजह को इंप्लीमेंट करने के हवाले से जो कॉस्ट आ रही है उसको आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करो। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, वही ग्राउंड बेरिंग प्रेशर सर्टिफिकेट लगाना है, ठीक है। अब वो सर्टिफिकेट क्या होता है जी, जब भी क्रेन यहां पे लगेगी, लगने से पहले एक
एक क्यूसी का बंदा आएगा, क्यूसी डिपार्टमेंट का बंदा आएगा, या जो जो जमीन को जो एक्सपर्ट बंदे हैं वो इसको चेक करेंगे, वो रिकमेंड करेंगे कि यहाँ पे क्या करना चाहिए हमें। हमें स्टील की पूरी प्लेटें वो बिछा देते हैं वहां जमीन के ऊपर, उसके ऊपर फिर वो क्रेन को ला के खड़ा करते हैं। ठीक है, तो उसकी जो कॉस्ट आ गई है, अब वो किस पे डिपेंड कर रही है? उस क्यूसी के बंदे पे डिपेंड कर रही है कि वो क्या रिकमेंड करता है आपको। वो कहता है इसमें मजीद और मिट्टी डालो, मिट्टी डालने के बाद जो है ना फिर क्रेन लगा दो, कोई मसला नहीं, कुछ नहीं होगा, और वो ग्राउंड सर्टिफिकेट आपको देते हैं। फिर वो कह दे, वो आपको चाहे कह दे, तो यार वो एट दी एंड तो मनी के रिजल्ट में ही आ रही है ना। अब इस तरह तो यार ये बंदा मेरा कस्टमर लॉस हुआ है भाई। फौरी तौर पे कैलकुलेट नहीं कर सकते आप उसको मेरा भाई, फौरी तौर पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब जाहिर सी बात है, क्रेन लगाने के लिए और हमें रेत डलवानी पड़ती है, या उसके ऊपर पत्थर पत्थर डलवाना पड़ता है। ठीक है, तो वो हम फौरी तौर पे हमने लिखा तो नहीं हुआ कि ठीक है जी ये बंदा पत्थर ही डलवाने का कहेगा, इतनी कॉस्ट आएगी, लाओ मंगवाओ डलवाओ। वो उसकी रिकमेंडेशन पे डिपेंड करता है। वो कहे ठीक है ओके है फ्लोर आप लगाओ, कोई मसला नहीं है। वो कहता है इसके ऊपर स्टील की प्ले जो है वो पूरी की पूरी प्ले शीटें डालो, उसके ऊपर क्रेन लगाओ। वो फिर उसकी कास्ट तब हम कैलकुलेट कर सकेंगे जब एज पर रिकमेंडेशन चीज आएगी। ठीक है, फौरी तौर पे क्वांटिफाइबल नहीं होता वो। ठीक है, वो डिपेंड कर रहा होता है कि हमें रिकमेंड क्या किया गया। फिर इसी तरह से कंट्रोल मेजर, वो कहता है आपको जी ये कंट्रोल मेजर लगाया जाए। अब उस कंट्रोल मेजर की जो कॉस्ट है वो इसलिए इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर वो शामिल कर रहा है कि वो भी वही बात है कि वो पता नहीं है हमें कि कौन सा वो हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर कह लगाओ, कंट्रोल मेजर की हायरार्की पढ़ाई है ना मैंने आपको। सबसे पहले क्या है? इलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और पीपीज, ऐसी है। अब फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं जी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लगाओ। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या होता है? जो इंतजामिया नहीं करना होता है। इंतजामिया क्या? वो कहे जी इसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन बनाओ, सेफ वर्किंग मेथड्स डेवलप करो। अब उसके ऊपर क्या कॉस्ट आ रही है उनकी? ठीक है, स्टाफ उनके पास पहले ही मौजूद है, उसने सिर्फ जाके वहां पे इंस्पेक्शन करनी है और नया एक प्रोसीजर डेवलप कर देना। ठीक होगी बात इस तरह से। हाँ, अगर वो कहता है जी नहीं इंजीनियरिंग कंट्रोल में ये लगाया जाए, ये वाली जो है पीपीस, पहले वर्कर को जो है वो सिर्फ सिंपल मास्क प्रोवाइड किया जा रहा था, अब उसको जो है वो पैरेट मास्क दो, तो उसको आप मैयर कर सकते हो, फिर डायरेक्टली मैयर कर सकते हो। समझ आई? फिर उसके अलावा वो कह रहा है इन्फोर्समेंट नोटिस वगैरह कोई आ जाता है, कंप्लायंस विद एनी इन्फोर्समेंट नोटिस सर्व। अब इन्फोर्समेंट नोटिस के अंदर जरूरी नहीं है कि फाइन ही हो। ठीक है, वो कह सकते हैं कि अपने वर्कर की ट्रेनिंग करवाओ, तुम लोग वर्कर्स को दोबारा से एजुकेट करो, उनको नॉलेज प्रोवाइड करो। ठीक है, या ये काम तुम तब तक नहीं कर सकते जब तक तुम ये इस तरह के ये इन प्रोटोकॉल्स को। अब ये फूड अथॉरिटी वाला छापा लगाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं जी आपका ये चिकन जो है वो एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, इतने अरसे के लिए जी वो बताते नहीं कितने अरसे के लिए सील किया, उसको लॉक लगा के चले जाते हैं। अब नुकसान क्या हो रहा है? ठीक है, वो जो जुर्माना हुआ वो तो पता है जी 50,000 का जुर्माना, लेकिन उस होटल बंद रहने की ड्यूरेशन में कितना कस्टमर उनका लॉस्ट हुआ वो क्वांटिफाई हो सकता है? कितने लोग, और आने वाले फ्यूचर में लोग कहें जी हम कैफे से डावल पे जाते नहीं, इनकी मिठाइयों में से तो काकरोच निकला था। अब कितने लोग, जो हजारों लोग जो है वो ये देख के छोड़ जाएंगे। तो ये चीज इस सेंस में इसको लेके जाना है कि ये चीजें जो है वो क्वांटिफाइबल नहीं है। ठीक है, जो पैसों की सेंस में है, वो तो आप मैयर कर सकते हो उसको। मजीद, रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग टेम्परेरी रिप्लेसमेंट स्टाफ। अब इसमें जो है वो कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग ट्रेनिंग, नया नया स्टाफ जो है आप लेके आ रहे हो। ठीक है, अब नया बंदा अव्वल तो आएगा नहीं। ठीक है, जब आएगा बड़ी मुश्किल से आएगा, उसकी सैलरी वो फिक्स है, वो आप पे करोगे। ठीक है, अब आपको नहीं पता कि कितने अरसे उस बंदे की जगह काम करने के लिए नया बंदा नहीं आता, तो उतनी देर तक वो चीज अबेंडन रहेगी, वो उसमें कोई बंदा नहीं होगा। जब उधर कोई बंदा नहीं होगा तो वो वाला फील्ड आपकी खाली जा रही है, वहां से कोई प्रोडक्शन नहीं आ रही है आपकी। ठीक है, फिर उसके अलावा ये डैमेज टू पब्लिक इमेज है, बिजनेस रेपुटेशन है, डैमेज टू इंडस्ट्रियल रिलेशन परहैप्स लीडिंग टू इंडस्ट्रियल स्ट्राइक्स वगैरह। तो ये सारी चीजें क्या आ गई उसी के अंदर आपकी आ गई। यहां तक बात समझ आती है? नेक्स्ट, अब ये भी एक ग्रुप एक्सरसाइज है। ठीक है, इस ग्रुप एक्सरसाइज को समझने के लिए अब इसमें उसने डिस्कस, वो कहता है डिस्कस करो क्रिमिनल एंड सिविल इंप्लीकेशंस ऑफ द फॉलोइंग। ये चार उसने हादसात या चार सिनेरियोज हमारे साथ डिस्कस किए हुए हैं, और वो कहता है कि किस सिनेरियो में कौन सी कार्रवाई होगी, सिविल कार्रवाई होगी या क्रिमिनल कार्रवाई होगी, ये बताओ हमें। इस टॉपिक के स्लाइड को, यानी इस स्लाइड का आंसर देने के लिए, इससे पहले मैं आपको आयोस का जो है ना वो एक चैप्टर जो है उससे थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे देता हूं। उसके अंदर हम देख लेते हैं कि क्रिमिनल लॉ क्या होता है और सिविल लॉ क्या होता है। ठीक है, क्रिमिनल लॉ से हम स्टार्ट करते हैं।
अब ये जो इसने लिखा हुआ है ये क्रिमिनल लॉ आप कह लो, जिस तरह हम कहते हैं ना 1973 का आइन, ये वाला आइन, ये इस तरह से ये एक हैसबा का जो है वो एक्ट है 1974 का, जो क्रिमिनल लॉ था जिसके अंदर यानी क्रिमिनल लॉ को एक्सप्लेन किया हुआ था। इसी तरह से मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी एट रिस्क रेगुलेशन 1999, ठीक है, ये भी एक एक्ट है, पूरे का पूरा एक रूल्स एंड रेगुलेशन जिसमें बने हुए लेजिस्लेशन है सारी की सारी। इसी तरह से वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन 19, ये सारी की सारी क्या है, ये क्रिमिनल लॉज बने हुए हैं इसके अंदर, वो पूरे का पूरा एक बुकलेट है। नेक्स्ट देखो, ये रेडॉर जो है, ठीक है, रिपोर्टिंग ऑफ इंजरीज डिजीजेज एंड डेंजरस अक्रेंसेस रेगुलेशन, ये इसकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां से कहानी शुरू हो रही है, वो कहते हैं दीज, ये जो पीछे उसने बताए हुए हैं स्टैट्यूट्स, यानी ये जो स्टैट्यूट्स कहते हैं कानून को, ये जो स्टैट्यूट्स आर पुट इन प्लेस बाय पार्लियामेंट, ये कानून साजी कौन करती है, पार्लियामेंट करती है, इन एन अटेम्प्ट टू स्टॉप एक्सीडेंट एंड इंजरीज बिफोर दे हैपन। ये कानून क्यों बनाए जाते हैं कि हादसात को और नुकसान को रोका जा सके उनके होने से पहले, और ये कौन बनाती है, पार्लियामेंट बनाती होती है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट वो कहते हैं कि इनका टारगेट क्या होता है, इनका मोटिव क्या होता है, ये कानून बनाने का मकसद क्या है, कि इन क्रिमिनल लॉ जो उसका सोल पर्पज है कि द स्टेट मस्ट प्रूव इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। इसमें होता क्या है, क्रिमिनल केस के अंदर, क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर एक साइड पे एम्प्लॉयर होता है और दूसरी साइड पे जो उसके मुखालिफ पार्टी होती है वो गवर्नमेंट का इदारा होता है कोई, ठीक है। अब जैसे इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई वो तोशाखाना केस में, अब एक साइड पे इमरान खान है, दूसरी साइड पे हुकूमत इन्वॉल्व हुई है, ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसी तरह से किसी होटल को सील किया जाता है तो एक साइड पे वो उसका मालिक होता है, दूसरी साइड पे गवर्नमेंट का फूड अथॉरिटी का जो है वो इदारा होता है। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, यानी केस को साबित करने का काम किसका होता है, वो होता है गवर्नमेंट का, यानी गवर्नमेंट उसको गलत साबित कर रही होती है एम्प्लॉयर को, मालिक को, या जो भी ओनर होता है। और गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एम्प्लॉयर के माइंड में मौजूद जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करे, और 100% उसके माइंड में ये चीज हो कि वाकई मेरी गलती की वजह से ये मेरे खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की है हुकूमत ने, अदरवाइज हुकूमत किसी के खिलाफ ऐसे कार्रवाई नहीं करती। तो इसकी जो प्रोसीडिंग होती है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स होती है, और ये डाउट्स किसके जेन में होते हैं, एम्प्लॉयर के जेन में होते हैं। यहां तक बात समझ आती है। हाँ, गवर्नमेंट उसको क्लियर करती है, सारा लीगल काम होता है कि भाई यहां पे तुमसे गलती हुई है, ये एक्सपायरी डेट थी प्रोडक्ट की, तुम इसको अब भी सेल कर रहे हो, तुम्हारी गलती है। वो बंदा कहता है जी हाँ मेरी गलती है, फिर उसके खिलाफ प्रोसीडिंग होती है। यहां तक बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट वो कहता है द लाइकली आउटकम्स ऑफ द क्रिमिनल केसेस। अब जितने भी क्रिमिनल केसेस बनते हैं उनके नताइज क्या निकलते हैं, जेल में जाना पड़ सकता है, जुर्माना हो सकता है, या रिमीडियल ऑर्डर हो सकता है। रिमीडियल ऑर्डर का मतलब दो तरह से लिया जाता होता है। एक मतलब ये होता है कि कोई खास किस्म की प्रोडक्ट या एक्टिविटी बैन कर दी जाए उसके लिए, एक ये इस सेंस में होता है। दूसरा इसका मतलब जो मैंने देखा है वो क्या होता है कि गवर्नमेंट उस बंदे के ऊपर यह लाजिम करती है कि तुम्हारी वर्क प्लेस पे जो हादसा हुआ है इस हादसे की इन्वेस्टिगेशन करो, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पब्लिश करवाओ पब्लिक के सामने, और फिर जो तुमने एडिशनल कंट्रोल मेजर्स लिए हैं उनको भी पब्लिश करवाओ, सारे का सारा जो है वो पब्लिक के सामने हो, जिस तरह के हमने देखा यूनियन कार्बाइड में, भोपाल गैस एक्सीडेंट के अंदर। समझ आ गई बात की। तो ये इसका मतलब ये होता है रेमिडियल ऑर्डर्स का मतलब। तो ये उसकी क्या आ रही होती है आउटकम्स, किसकी आउटकम्स, क्रिमिनल केस की। नेक्स्ट वो क्या कहता है, अब यहां तक क्रिमिनल की समझ आ गई। अब नेक्स्ट में क्या हो रहा है, अब ये इसने बंदा हमें दिखा दिया है जिस बंदे के साथ हादसा पेश आया था, ये बंदा अब गुस्से में है, देख रहा है एम्प्लॉयर को, ये अपना केस किधर लेके जाएगा, सिविल लॉ के अंदर लेके जाएगा, सिविल कोर्ट में लेके जाएगा, इसका फैसला सिविल लॉ के अंदर सुनाया जाएगा। यानी कि क्या होगा कि जब ये बंदा अदालत में जाएगा तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि पीपल इंजर्ड बाय द नेग्लिजेंस ऑफ अदर और ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटी कैन सीक कंपनसेशन फ्रॉम हार्म। सबसे पहले वो ये बता रहा है कि किन किन लोगों को हर्जाना दिया जा सकता है, ऐसे लोगों को जिनके साथ हादसा किसी और वर्कर की गलती की वजह से पेश आया हो, या जो एम्प्लॉयर की कानूनी जिम्मेदारी थी, स्टैट्यूटरी ड्यूटी थी, उसको पूरा ना करने की वजह से अगर हादसा पेश आया हो किसी बंदे के साथ, तो वो अदालत में जाके जो है वो कंपनसेशन सीक कर सकता है, क्लेम कर सकता है। यहां तक बात समझ आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर वो कहता है, अब इसमें होता क्या है, कहता है कि अगर आप ये चाहते हो कि आप एक सक्सेसफुल क्लेमेंट बने, क्लेमेंट कौन होता है, जो क्लेम कर रहा होता है, कौन क्लेम कर रहा है, जिसके साथ चोट, जिसको चोट लगी है, और डिफेंडेंट कौन होता है, जो अपना बचाव कर रहा होता है, कौन बचाव करता है, जो इंप्लॉयर होता है जिसकी वर्क प्लेस के ऊपर हादसा पेश आया होता है, ठीक है।
कहते हैं कि टू बी सक्सेसफुल द क्लेमेंट मस्ट शो डैट, जो बंदा हर जाने का क्लेम कर रहा है ना उसको ये चीजें शो करवाना लाजमी है। कौन सी तीन चीज, तीन चीजें। सबसे पहले उसने ये कहना है, उसने ये चीज साबित करनी है कि मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की थी। द डिफेंडेंट ओन द क्लेम, द क्लेमेंट अ ड्यूटी ऑफ केयर, कि क्लेमेंट जो था उसकी हिफाजत का जिम्मा किसके जिम्मे था? डिफेंडेंट के। और डिफेंडेंट कौन है? एम्प्लॉयर है। पहली बात होगी। दूसरी बात, ड्यूटी ऑफ केयर वाज ब्रीच्ड, कि जो जिम्मेदारी थी वो पूरी नहीं की गई, ये साबित करना पड़ेगा आपको। फिर द इंजरी वाज काज्ड बाय द ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर, और उसी जिम्मेदारी को पूरा ना करने की वजह से मेरे साथ ये हादसा पेश आया। अगर ये तीन चीजें मैं अदालत में साबित करता हूं तो मेरा क्लेम क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा, मेरा केस मजबूत हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर वो कहता है कि समटाइम्स क्या होता है, इफ द एम्प्लॉय प्लेड अ पार्ट इन इंजरी द क्लेम में बी रिड्यूस ड्यू टू कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। अगर उस वर्कर का भी हाथ हो हादसे के अंदर और एम्प्लॉयर की भी गलती हो, तो अब दोनों की मिलके गलती की वजह से हादसा पेश आया, दोनों की कंट्रीब्यूटरी लापरवाही की वजह से हादसा पेश आया, तो उस सूरत में क्लेम कुछ रिड्यूस हो जाएगा। मींस दैट कि जिस तरह से पहले स्वेयर पेनल्टीज पड़नी थी उस तरह से नहीं पड़ेंगी, कुछ कम नुकसान, हर्जाना जो होगा उसका, हर्जाने का जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहां तक बात समझ रही? नेक्स्ट उसके बाद वो कहता है लेकिन अगर उस वर्कर के अलावा सेम उसी हादसे में मजीद वर्कर के साथ भी हादसा हुआ हो, तो इसका मतलब फिर क्या होगा कि अब हर बंदा तो नेग्लिजेंस नहीं शो करवा रहा, अब एक वर्क प्लेस के ऊपर 10 बंदों को इंजरी आई है, चलो एक बंदे की अपनी लापरवाही होगी, बाकी 9 बंदे तो तवज्जो से काम कर रहे होंगे, तो उसकी सूरत में जो अल्टीमेट या विकेरियस लायबिलिटी है, जो आखिरी जो इनहसार हो रहा है यानी उसका, वो एम्प्लॉयर पे ही हो रहा है कि उसी की गलती है। बात समझ आ गई या नहीं आई? यानी वो कहता है इफ अदर इंप्लाइज काज इंजरी द एम्प्लॉयर मस्ट स्टिल बी अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू विकेरियस, यानी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की थी कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करता और सबकी हिफाजत का ख्याल करता। चलो एक बंदे की अपनी गलती होगी लेकिन बाकियों की तो नहीं थी। यहां तक बात समझ आती है? नेक्स्ट वो कहता है इसके अंदर जो फैसला किया जाता है वो ऑन दी बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, दोनों जो फरीक कैन होते हैं उनकी दोनों की बातें सुनी जाती हैं, उसके बाद जज जो है वो अपना फैसला देता होता है। बात समझ आती है यहां तक? अब उसके बाद फिर क्या होता है कि जब सिविल के अंदर ये जो यानी जज फैसला देता है तो है कैसे? एक वर्कर की वजह से 10 वर्कर को नुकसान पहुंचा, ठीक है, एक वर्कर गलती की वजह से। हाँ हाँ, तो इसमें एक इसको किस चीज के हवाले से ये भी क्लियर करो कि वो इस चीज को इंश्योर करता है कि गलती क्यों हुई है, जिस तरह की डिस्कस में स्लाइड में। हाँ, यानी एक वर्कर की गलती की वजह से बाकी वर्कर्स को नुकसान पहुंच रहा है, तो एम्प्लॉयर की क्या गलती थी इसमें? इस चीज को ये देखना है कि एम्प्लॉयर ने अनकम्पिटेंट बंदा हायर किया था, उस एक अनकम्पिटेंट की वजह से बाकी 10 बंदों का नुकसान हुआ है, तो उसको ये इंश्योर करवाना चाहिए था कि वर्क प्लेस पे जितने बंदे भी आए वो कंपिटेंट हो। बात समझ आ गई है कि नहीं आई? ठीक है। अब उसकी कंपिटेंसी को इंश्योर करवाने का भी डिफरेंट क्राइटेरियाज है, वो मैं आपको नेक्स्ट आगे फिर फर्दर बताऊंगा। ठीक है। अब फिर वो कहते हैं कि जब फैसला देते हैं ना जज, तो उस फैसले को एज अ प्रेसिडेंट यूज किया जाता है, इन फ्यूचर होने वाले सेम वाकयात के लिए उस फैसले को महफूज कर लिया जाता है और उसी को रेफरेंस बनवा के दोबारा उसी के मुताबिक कार्रवाई की जाती होती है। बात समझ आ गई? यानी सेम नोयत का अगर हादसा दोबारा हुआ है तो जो पिछला जज ने फैसला दिया था वही सेम इस पे इंप्लाइज हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा। यहां तक बात समझ आती है?